KP classes dedicated to excellence. Hello students, today we will cover unit 2 of our syllabus, algebra. The unit is algebra, named algebra, but the chapters in the syllabus are mentioned as chapter number 3 matrices and chapter number 4 determinants. This is a score booster course for those students who want to score more than 90% marks. We will focus on those topics which are coming in the exam as most important topics are from this unit, because it is slightly easier unit, but we have to revise it so that we do not make a mistake in this unit. As you already know, this unit contains 10 marks, and out of these 10 marks there is a 5 marker, and most of the other questions are MCQ types. So we will focus accordingly. We will cover all the 5 marker which are possible, and then we will cover the MCQ of these two chapters. For MCQ of these two chapters, we must understand and remember all the properties. So I will give you the properties as well, the list of all the properties in these two chapters, and accordingly we will practice the MCQs. But first we will begin with the 5 marker questions which are most important. मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को सबसे पहले इसी का 5 मार्क का स्टार्ट करना चाहिए, ताकि उसमें गलती ना हो और इजीली फुल मार्क्स स्कोर किए जा सके, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन का पार्ट होता है और वहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो वी विल ट्राई टू सी कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ 5 मार्कर आ सकते हैं. वैसे तो मोस्टली वी नो कि 5 मार्कर जो इस पोर्शन से आता है, दैट इज फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.6, द इक्वेशन सॉल्विंग, उसी का आता है. बट देयर आर वेरिएशंस इन दोज क्वेश्चंस. वो सारे वेरिएशंस वी विल ट्राई टू कवर. इक्वेशन सॉल्विंग के जितने पॉसिबल वेरिएशंस है, सिंपल भी आ सकता है, देयर कैन बी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज वेल. फिर हो सकता है कोई मैट्रिक्स दे के फिर उसके ऊपर आपको सोल्यूशन करने के बोले, और हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. तो वी विल स्टार्ट अकॉर्डिंगली. जो पहला बेसिक क्वेश्चन है, दैट इज 5 मार्कर की अगर बात करें तो सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन है. तो एक स्टार्ट हम उसी से करते हैं, इक्वेशन सॉल्विंग सिंपल यूजिंग मैट्रिसेस. तो आपको एक इक्वेशन दी हुई है, 2x minus y plus 3z equals to 5, 3x plus 2y minus z equals to 7, 4x plus 5y minus 5z equals to 9. Now I assume that you already know how to solve these basic questions, but फिर भी स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट से देखें तो वी मेक 3 मैट्रिसेस. एक A मैट्रिक्स बनेगा विच इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x y z. तो यहां देखा जाए तो 2, -1 एंड 3. इधर देखा जाए 3, 2, -1, देन 4, 5 एंड -5. दिस इज द A मैट्रिक्स. देन वी मेक अ x मैट्रिक्स, जो कि वेरिएबल का मैट्रिक्स है जो हमें सॉल्व करना है. इधर वेरिएबल हमारे पास x, y और z है. देन देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ देयर इज B मैट्रिक्स विच इज द मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट जो यहाँ पे बिना कोफिशिएंट के है 5, 7, 9, बिना वेरिएबल वाले. तो 5, 7, 9. नाउ इस पूरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिसेस के थ्रू हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इफ वी राइट इट एज AX equal to B. This A matrix into X matrix will give me the B matrix. So for solving this we multiply it by A inverse both side, और ये इधर भी A inverse से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो X equal to A inverse into B. X equals to A inverse into B. तो this is the solution of this matrix. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए we have to find the inverse of matrix A and B मैट्रिक्स से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A निकालने के प्रॉपर प्रोसीजर है. पूरा प्रोसीजर हम फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको पता होगा, बट मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा दूं. A इनवर्स का हमारा जो फॉर्मूला है, दैट इज A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A. तो पहले हम डिटर्मिनेंट A निकालेंगे. अगर ये नॉन जीरो है तब वी विल प्रोसीड फर्दर. इफ इट इज जीरो तो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो हम बोलेंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और फिर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी. तो हम आगे
इक्वेशन सॉल्विंग के लिए मोस्टली दिस विल बी नॉन जीरो एंड देन वी विल फाइंड एडजॉइंट और फिर उसके हिसाब से इनवर्स निकालेंगे। तो पहले हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो वी ऑलरेडी नो द मेथड ऑफ सॉल्विंग अ डिटर्मिनेंट। पहले हम प्लस माइनस साइन दे देते हैं, एक अगर फर्स्ट रो से ही एक्सपैंड कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, तो 2 इंटू माइनस 5 इट इज माइनस 10, माइनस ऑफ 5 इंटू माइनस 5 प्लस 5, तो ये हमारा 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, माइनस ऑफ 5 इंटू माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस 5 माइनस प्लस 5 हो जाएगा ना, इधर से इधर क्रॉस, इधर से इधर क्रॉस और बीच में माइनस साइन, फिर ऊपर माइनस है, माइनस के साथ एक माइनस 1 है, और फिर इस कॉलम को, इस रो और इस कॉलम को अगर हम छोड़ दें तो 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15 एंड माइनस 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15 एंड माइनस ऑफ 4 इंटू माइनस 1 विच इज माइनस 4, तो प्लस 4 हो जाएगा। देन अगर आगे बढ़े थर्ड एलिमेंट पे तो उसके ऊपर प्लस साइन है और 3 है तो प्लस 3, एंड देन इसको रो और कॉलम को छोड़ दें तो 3 5 15 माइनस 4 टू 3 5 15 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, तो 15 माइनस 8 इस तरह से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करें इसे तो 2 इंटू माइनस 5 प्लस 1 इंटू माइनस 11 प्लस 3 इंटू 15 माइनस 8 7, तो इट इज माइनस 10 माइनस 11 प्लस 21, माइनस 10 माइनस 11 प्लस 21, तो इन दैट केस माइनस 21 प्लस 21, बिकॉज डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो वी विल से देयर इज नो सोल्यूशन। बट तो यहाँ पे हमने देखा कि इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो पहला डिटर्मिनेंट निकाला दैट इज कमिंग एज 0, तो इस पोजीशन पे वी विल राइट कि A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट और देयरफॉर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो solution of equation is solution of equation cannot be found। अब हो सकता है कि ये solution इसका कोई solution ना निकले या infinitely many solution निकले, बट उसके अलग अलग क्राइटेरिया है, वी विल सी लेटर क्या क्राइटेरिया और कैसे निकलता है उसको हम बाद में देखेंगे। हम फिलहाल वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसपे इक्वेशन सॉल्व करना है, तो फिलहाल इस पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 मार्कर आपको आ जाए या 2 मार्कर आ जाए और इसमें आगे कुछ सॉल्व ना हो रहा, बस इतना ही होगा कि इसकी सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। नाउ कमिंग टू द अदर क्वेश्चंस, जहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से इक्वेशन सॉल्विंग के ऊपर बेस्ड डायरेक्ट सवाल है। तो जैसे एक सवाल है हमारे पास कि x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 4 माइनस x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस z इक्वल्स टू 2, x माइनस 3y प्लस z इक्वल्स टू 2। तो नाउ दिस इज द इक्वेशन, और इसको सॉल्व करने के लिए वी विल अगेन फॉलो द सेम प्रोसेस। पहले A मैट्रिक्स बनाएंगे। A मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, तो 1 2 1, देन माइनस 1 1 1, देन 1 माइनस 3 1। फिर हम X मैट्रिक्स बनाएंगे विच इज द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स x y z, देन वी विल फॉर्म another matrix which is B matrix of constants 4 0 and 2, और इसके बाद वही प्रोसेस x इक्वल टू a इनवर्स भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप पहले लिख दो ax इक्वल टू b एंड x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा। a इनवर्स के लिए पहले यू विल हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि a इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो एक बार हम डिटर्मिनेंट ए फिर से देख लेते हैं क्या आ रहा है, उसके आगे फिर प्रोसीड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए सेम प्रोसेस, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1 1 माइनस प्लस 3, फिर माइनस 2 तो माइनस 1 एंड माइनस 1 एंड प्लस 1 तो प्लस 3 एंड माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा 4 माइनस प्लस 2 इंटू ये माइनस 2 है तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 और ये प्लस 2। तो डिटर्मिनेंट इज 10। अब क्योंकि नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आ रहा है तो वी कैन प्रोसीड फर्दर टू फाइंड एडजॉइंट ए, और यू ऑलरेडी नो एडजॉइंट ए इज अ मैट्रिक्स ओनली विच इज मेड बाय द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो हम पहले सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर
C11 C12 करके निकाल लेते हैं एंड देन वी विल ट्रांसपोज दैट टू गेट द एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर के लिए पहले तो रो के सारे निकले ही हुए हैं हमारे पास। 1 + 3 = 4, तो +4 आ जाएगा। C12 इज -1 -2, बट माइनस साइन बाहर है तो +2 एंड आपको पता ही है कोफैक्टर इज दैट पार्ट विच इज विदाउट दिस एलिमेंट, जो एलिमेंट ना ले, ऊपर वाला साइन ले और क्रॉस वाला पार्ट ले तो वो कोफैक्टर हो जाता है। C13 की बात करें, इसको और इधर कर लेते हैं। C13 की बात करें तो C13 कितना है? 3 - 1 2। नाउ C21 की बात करें, C21 क्या आएगा? तो ऑलरेडी प्लस माइनस प्लस, तो माइनस साइन इसके ऊपर है 1 एंड +3, 1 + 3 = 4, तो C4 आया और ऊपर माइनस साइन है तो -4 हो जाएगा। C22 की बात करें +1 है तो इसको इग्नोर करेंगे, देन 1 एंड -1 दैट इज 0। C23 की बात करें तो माइनस साइन है, ये रो इन कॉलम -3 एंड -2, -3 - 2 -5 और ऊपर माइनस है तो +5। नाउ C31 ये वाला एलिमेंट है +1, 2 - 1 1 आ जाएगा। C32 माइनस साइन है और ये रो कॉलम तो 1 एंड +1 2, तो -2 आ जाएगा। एंड C33 की बात करें प्लस है 1 एंड -2, 1 + 2 3 आ जाएगा और ऊपर प्लस साइन है तो +3 आ जाएगा। तो दीज आर ऑल द कोफैक्टर्स। जब आप कोफैक्टर निकाल लें तो एडजॉइंट इज वेरी इजी। तो एडजॉइंट एक बार लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो इसको हम इस रो को कॉलम बना लेते हैं। तो 4 2 2 -4 0 5 1 -2 3। तो this will be the adjoint matrix। 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 -5, ये वाला एलिमेंट -5 आ रहा है। C21 ये है, माइनस साइन ऊपर है और इसको इग्नोर 2 एंड +3, ओके 5 इट इज, ये वाला एलिमेंट एक गलत है, इट हैज टू बी -5, तो C21 विल बी -5। बाकी एलिमेंट ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, छोटी मोटी मिस्टेक ना हो। अगर एक भी मिस्टेक होगी तो पूरा आपका आंसर, फाइनल आंसर में एक रो तो एक एलिमेंट तो गलत आ ही जाएगा। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आराम से करें, पेपर में सबसे पहले इसी को अटेम्प्ट करें ताकि ये गलतियां ना हो मल्टीप्लिकेशन वगैरह में। नाउ A इनवर्स इज इजीली वी कैन राइट 1 upon determinant A which is 1/10 into 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। Now after this x will be A inverse into B, यानी 1/10, the same determinant x equal to A inverse 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 and 3 which is multiplied with B हमारा मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स है 4 0 and 2। then we will multiply each row as we already know how to multiply two matrices. Each row gets multiplied with each column. So 4 into 4 16, 0 and 2 16 and 2 18. Then 8 0 -4, 8 - 4 is 4, 8 0 6 14. So this is x A inverse into B, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर x मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। फाइनल आंसर के लिए यू कैन राइट डिवाइड बाय 10 ईच, तो यू विल गेट द आंसर एज x की वैल्यू आ जाएगी 1.8, y की वैल्यू आ जाएगी 0.4 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 1.4। 10 से हर एक एलिमेंट डिवाइड हो गया। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व अ नॉर्मल क्वेश्चन, जहां पे आपको सिर्फ इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन दी हुई है और उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ सेकंड, इसी में बेसिक में ही एक टाइप आ सकती है, बेसिक क्वेश्चंस में ही एक टाइप है जहां पे
numbers will not be in the form that is simple x y z के फॉर्म में इक्वेशन ना हो. मान लो लेट अस सी एक क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई में आया हुआ, इनफैक्ट एनसीईआरटी में मिसलेनियस में भी इस तरह का सवाल है. 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z equals to 4. Then there is 4/x minus 6/y plus 5/z equals to 1. 6/x plus 9/y minus 20/z equals to 2. Now in such equations हमें पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 1/x 1/y और 1/z को कुछ लेट कर लेते हैं. 1/x let it be u, 1/y be v, 1/z be w. तो ये इक्वेशन पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी. अभी ये सिंपल ऐसे बन जाएगी 2u प्लस 3v प्लस 10w equals to 4. 4u minus 6v plus 5w equals to 1 and 6u plus 9v minus 20w equals to 1. Now in this case हम again ABC बनाएंगे but keeping u, v, w as the coefficients जो variables जो हमें निकालने हैं. तो 2, 3, 10, 4 minus 6, 5, 6, 9 and minus 20. अब B मैट्रिक्स X मैट्रिक्स जो हम वेरिएबल्स का मैट्रिक्स रखते हैं, इसको फिलहाल के लिए UVW रखेंगे. फिर जब UVW की वैल्यू आ जाएगी तो उसका रेसिप्रोकल करके वी विल गेट X, Y एंड Z. तो ये हो गया. और B मैट्रिक्स हमारा है 4, 1, 1. तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे पहले. डिटर्मिनेंट A के लिए वही प्रोसेस है, प्लस माइनस प्लस. अगर इसे हम सॉल्व करें तो प्लस 2 इंटू 120. यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है तो आपको लिख ही लेना चाहिए. 120 और 9 5 से 40, 45 माइनस 45. फिर माइनस 3 इंटू 80 माइनस 80 एंड माइनस 30 एंड प्लस 10 इंटू 36 प्लस 36. तो ये आ जाएगा 120 माइनस 45 75 इंटू 2 150 माइनस 3 इंटू 110 है तो 110 माइनस 110 प्लस 10 इंटू 72. तो ये आपका 150 प्लस 330 प्लस 720. तो ये 750 एंड 1050 तो 1200 हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा. 1200 इज द डिटर्मिनेंट. तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. मैट्रिसेस ऑफ कोफिशिएंट कोफैक्टर्स निकालते हैं. तो सबके कोफैक्टर C11 निकला ही हुआ है. 120 माइनस 45 दैट इज 75. C12 भी निकला हुआ है. माइनस 11 0 और माइनस तो प्लस 110. और C13 36 प्लस 36 दैट इज 72. रिमेनिंग के लिए हम वही साइन लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस. तो C21 की बात करें, C21 विल बी प्लस है ऊपर, और यहाँ पे अगर देखें तो 3 माइनस 20 माइनस 60 एंड माइनस 90 माइनस 150 आएगा और ऊपर प्लस है तो माइनस 150 रहेगा. C22 की बात करें, C22 की बात करें ऊपर माइनस साइन है तो माइनस साइन, और ये माइनस 40 एंड माइनस 60 माइनस 100 तो प्लस 100 हो जाएगा. और C23 की बात करें, C23 प्लस 5 है तो 18 एंड 18 36 18 माइनस 18 माइनस 18 ये 0 हो जाएगा इनफैक्ट, है ना. ये वाला एलिमेंट की बात कर रहे हैं, प्लस 5 की बात कर रहे हैं. तो 18 माइनस 18 0. नाउ C31 की बात करें तो अगेन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. तो माइनस की बात यहाँ माइनस है. 15 एंड प्लस 60 15 प्लस 60 75 तो माइनस 75. देन C32 विल बी C32 ये वाला एलिमेंट है तो 10 एंड माइनस 40 10 एंड माइनस 40 इट इज माइनस 30 और ऊपर प्लस है तो माइनस 30 आ जाएगा. 10 एंड माइनस 40. नाउ C33 की बात करें थर्ड एलिमेंट की तो इट इज 12
and minus 12. 12 and minus 12, 0. 12, sorry, minus 12 and minus 12, it is minus 24. और ऊपर माइनस साइन है तो प्लस 24 हो जाएगा. ठीक है, C32 सही लिखा था. C32 was ओके. 10 एंड माइनस 40 माइनस 30 है. C31 ठीक है. C31 ठीक है. चलिए, मोस्टली ठीक ही लग रहा है. इसको हम आगे बढ़ते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? 75, 110, 72, सॉरी ट्रांसपोज लेना है. 75, 110, 72 माइनस 150, 100, 0, 75 माइनस 75 माइनस 30 एंड 24. तो दिस इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स. एक C23 चेक कर लेते हैं. 0 आ रहा है. C23 ये वाला एलिमेंट था. 18 एंड माइनस 18. ठीक है, तो एडजॉइंट ए आ गया. नाउ इनवर्स हम जानते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है, तो मैं डायरेक्ट x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी लिख रहा हूँ. ए इनवर्स इंटू बी, तो 1/1200 और ए इनवर्स है हमारा 75 माइनस 150 एंड माइनस 75 और 110, 100 एंड माइनस 30, 72, 0 एंड 24. नाउ इफ वी मल्टीप्लाई इट बाई बी, बी हमारा है 411, तो वी विल गेट 1/1200 को बाहर रखते हैं. 75 इंटू 4, 300, 300 माइनस 150, 150 एंड माइनस 75, तो 75 आ जाएगा. देन 110, तो 440, 440 प्लस 100, 540 माइनस 30, तो 510 आ जाएगा. 510, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है. 72 इंटू 4, 72 इंटू 4 फोटोज और प्लस 24, तो 72 इंटू 4, 8 7 4 20, 288 प्लस 24, तो 12 8 1 312, 312. तो इन वैल्यूज में थोड़ी थोड़ी मुझे मिस्टेक लग रही है. लेट मी सी. यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी. प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस आना था, मैंने प्लस ले लिया था. उस हिसाब से अभी सारी वैल्यूज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी. तो एक बार वापस से दोनों रो चेक कर लेते हैं. सेकेंड रो हमारा जो माइनस है ऊपर साइन, और यहाँ पे आ रहा है माइनस 60 एंड प्लस 90, माइनस 90, तो माइनस 150 ऊपर प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. C22 की बात करें, प्लस साइन है ऊपर, और इसमें भी ये रो और कॉलम तो माइनस 40 एंड माइनस 60, माइनस 40 एंड माइनस 60 इज माइनस 100, और ऊपर प्लस साइन है तो ये माइनस 100 ही रहेगा. दिस इज माइनस 100. ये प्लस माइनस साइन की थोड़ी सी गड़बड़ हुई है. माइनस 100 ही रहेगा. C23 की बात करें तो इसके ऊपर माइनस साइन है, और ये रो कॉलम इग्नोर करें तो 18 माइनस 18 दैट इज 0, तो ठीक है. C31 की बात करें तो प्लस साइन है इसके ऊपर, और ये 15 और 15 एंड माइनस माइनस प्लस 16, 15 एंड प्लस 60 दैट इज 75, और ऊपर क्योंकि प्लस साइन है तो प्लस 75 रहेगा. दिस इज प्लस 75. और इसकी बात करें, माइनस ऊपर माइनस साइन है, और ये रो कॉलम इग्नोर करें तो 10 माइनस 40, 10 माइनस 40 माइनस 30, और माइनस साइन है तो प्लस 30 हो जाएगा. और C33 की बात करें तो ऊपर प्लस साइन है, ये रो कॉलम इग्नोर करें तो 12 एंड 12, 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 24, और ऊपर प्लस है तो माइनस 24 हो जाएगा. तो ये कुछ वैल्यूज में प्लस माइनस का फर्क है. प्लस 150 हो जाएगा and plus 75, and this is 110 minus 100 plus 30 plus 72, 0 and minus 24. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ भी चेंजेस करने पड़ेंगे. प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई तो 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 दैट इज 300, 300 and 150, 300 and 154, 500 and 575, 575 वैल्यू आ जाएगी. ठीक है,
इसमें तो मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी, 412 है ये, 412 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस विल बी, इस वैल्यू की बात करें तो 75 इंटू 4 150 150 एंड 300 350 450 एंड 150, तो 600 ये वैल्यू आ जाएगी। ये 110 इंटू 4 440 440 इंटू माइनस 100 340 340 और 60, तो 400 आ जाएगा। और 72 इंटू 4 और माइनस 48, 72 इंटू 4 एंड माइनस 48 288 एंड माइनस 48, दैट इज 240। अगर हम 1200 से डिवाइड करें तो 1200 से डिवाइड करने के बाद एक 1/2, एक 1/3 और एक 1/5 आ जाएगा। तो x UVW की वैल्यू आ गई है 1/2 1/3 और 1/5। नाउ XYZ की वैल्यू हो जाएगी 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5। XYZ की वैल्यू हो जाएगी 2 3 एंड 5। तो एक इस तरह का सवाल है आपका जहां पे वेरिएबल्स रेसिप्रोकल में है। नेक्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन, देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे भी कर लेते हैं। सोल्यूशन विल बी सेम जैसे हमने अभी किया है, बिल्कुल सेम तरीके से, बट ओनली डिफरेंसेस की आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेकअप करते हैं। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, उसको हम कैसे इक्वेशन बना के फिर उसको सेम तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मेथड विल बी सेम, मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, ओनली डिफरेंस इज इन की बस इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। रिसेंटली तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, बट इट कैन कम इन टू द एग्जाम। तो एक जैसे ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, गौतम बाइज 5 पेन्स, एज अ केस स्टडी आया हुआ था। 5 पेन्स 3 बैग्स, है ना, 5 पेन्स 3 बैग्स एंड 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स फॉर अ सम ऑफ ₹160। विक्रम ने यही चीजें 2 पेन 1 बैग 3 बॉक्स 190 का, अंकुर ने यही चीजें 1 बैग 2 बैग ये 250 का खरीदा हुआ है। तो आपको पहले बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स इक्वेशन बनाओ इन द फॉर्म ऑफ AX इक्वल टू B, फिर डिटर्मिनेंट ए निकालो, वही प्रोसेस जो हम करते हैं, फिर इनवर्स ऑफ ए निकालो, एंड फाइनली, वैसे इसने इक्वेशन सॉल्विंग के लिए नहीं बोला है, इट हैज आस्क्ड टू फॉर्म A² - 5A। इक्वेशन सॉल्विंग भी आपसे कह सकता है सेम तरीके से। तो मैं इक्वेशन तो नहीं सॉल्व कर रहा हूं अभी, फिलहाल हम जस्ट इसका इक्वेशन बना के देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये कह रहा है कि कन्वर्ट द गिवन सिचुएशन इन मैट्रिक्स इक्वेशन, और मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए लेट अस अज्यूम कि एक पेन का दाम x है, बैग का दाम y है और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का दाम z है। अगर हमने ऐसा अज्यूम कर लिया तो फर्स्ट सिचुएशन में जहां गौतम खरीद रहा है तो 5x + 3y + z इक्वल्स टू 160, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी आपकी विक्रम के केस में बनेगी x + 3y, सॉरी x प्लस नहीं 2x प्लस y plus 3z equals to 190 and x plus 2y plus 4z equals to 250। तो ये तीन आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो ax इक्वल टू b के फॉर्म में बन गई है। a आपको बस लिखना है कि भाई a विल बी 5 3 1 2 1 3 1 2 4, और b आपको पता ही है जो कॉन्स्टेंट्स का होता है 160 190 एंड 250, एंड फाइनली x की वैल्यू, x यू कैन टेक x मैट्रिक्स एज द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल XYZ, देन यू कैन राइट ax इक्वल्स टू b और x विल बी a इनवर्स b। सेकेंड स्टेप में आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, जैसे हम निकालते रहे हैं, इनवर्स निकालना है वही कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स लेके, और फिर उसे सॉल्व करना है। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस।
अगर इक्वेशन सॉल्विंग के फॉर्म में आ गया तो। नाउ और किस तरह से पूछा जा सकता है सवाल। नाउ एक और तरीका है जहां पे आपको एक ए मैट्रिक्स, वो दे विल गिव यू एन ए मैट्रिक्स एंड आस्क क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। ए मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन भी इजी है, डिपेंड करता है कि वो ए मैट्रिक्स अगर वही है जो हमारे इक्वेशन की है तब तो बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है, इसमें कुछ खास करना नहीं है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें ए मैट्रिक्स वही है जो आपको इक्वेशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि ए मैट्रिक्स इज गिवन एज 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4। ए मैट्रिक्स ये है। पहले कह रहा है कि फाइंड ए इनवर्स, तो यानी फर्स्ट आपको ए इनवर्स निकालना है उसी प्रोसेस से जैसे हमने निकाला डिटर्मिनेंट ए निकाल के, एडजॉइंट ए निकाल के, वैसे ही। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हेंस यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो इसमें इक्वेशन आपको किस तरह से गिवन है, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू -4, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 2, 3x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल्स टू 11। तो इस तरह से आपको इक्वेशन गिवन है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ए मैट्रिक्स वही है जो हम वैसे भी मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट बनाते हैं, 1 2 -3 1 2 -3 2 3 2 2 3 2 3 -3 -4 3 -3 -4। तो इसमें कोई कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, जैसा प्रोसेस पहले फॉलो किया था। बस डिफरेंस ये है कि आप पहले इसका पूरा ए इनवर्स निकालेंगे, वही डिटर्मिनेंट ए निकाल के, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के, फिर उसको डिवाइड करके पूरा ए इनवर्स प्रॉपर निकालने के बाद फिर यू विल से कि भाई इसका जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट इज सेम एज द ए मैट्रिक्स, तो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विल बी बेस्ड ऑन दिस ए मैट्रिक्स, और फिर हम उसी को यूज करके सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज नथिंग डिफरेंट, दिस इज सिंपल, जैसा होता है वैसा ये सवाल बेसिक सवाल है, कुछ इसमें अंतर नहीं है। डिफरेंस कब आएगा, अगर यही ए मैट्रिक्स आपको कुछ सेम ना दे, जो आपकी इक्वेशन में है वैसा ना दे। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन को टेकअप करते हैं, इसका तो सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज सेम है, मगर मान लो सेम सवाल है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहां पे क्या है, ए मैट्रिक्स आपको एक गिवन है 1 -1 1 -1 एंड 1 2 1 -3 2 1 -3, इसको एंडी कर देते हैं, 1 -1 1 2 1 -3 एंड 1 1 1। दिस इज द ए मैट्रिक्स गिवन टू यू, और फिर इसमें भी वही कह रहा है कि फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशंस कैसी है, x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 4, x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 4, माइनस x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0, एंड x माइनस 3y प्लस z इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से इक्वेशन गिवन है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आपको पहले ए इनवर्स निकालना ही है और उसी को यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम ए इनवर्स ही निकालेंगे, और अगर आप नोटिस करें कि इसका जो ए निकलता है 1 2 1 आता है, विच इज नॉट हियर, 1 2 1 नहीं है, वो इस तरह से गिवन है कॉलम के फॉर्म में, -1 1 1 -1 1 1 1 -3 1 1 -3 1। तो इस केस में क्या होगा, हमें इसको ट्रांसपोज की तरह देखना पड़ेगा, बट पहले हम वही करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं जैसे हम निकालते हैं, बिकॉज पहले ए इनवर्स का पूरा निकालना ही है और इसी ए का इनवर्स निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, फिर उसका इस्तेमाल करेंगे उसे सॉल्व करने में। तो सेम प्रोसेस, प्लस माइनस प्लस हम लगा देंगे तो 1 आ जाएगा, +1, और यहाँ पे 1 एंड +3, 1 + 3 इज 4, देन माइनस ऊपर है और माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और 2 एंड -3, 2 माइनस -3 2 + 3 5 हो जाएगा, एंड फिर +1 है, और 2 - 1 2 - 1 इज 1। तो अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट आ रहा है 4 + 5 + 1 दैट इज 10, डिटर्मिनेंट इज 10। नाउ कोफैक्टर्स अगर लिखे फटाफट तो कोफैक्टर्स क्या आएंगे, C11 तो क्लियर है 4 है,
C12 is also clear, 5 है, C13 is 1. Now C21 की बात करें तो प्लस माइनस, तो इसके साथ ये गया -1 -2 और ऊपर माइनस साइन है तो +2. नाउ प्लस के साथ C22 की बात करें, प्लस साइन है और दिस रो एंड कॉलम हैज गॉन, तो 1 -1 0 आ जाएगा. और C23 माइनस, क्योंकि ऊपर माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ 1 एंड +1 2, तो -2 आ जाएगा. C31 इसी तरह से आप जैसे हमने ये निकाला आप बाकी भी कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं. मैं फटाफट इसको लिख देता हूँ. द रिमेनिंग कोफैक्टर्स आर 2, 5 एंड 3. 2, 5 एंड 3. 2, 5 एंड 3. तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे सेम प्रोसेस से. तो हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा 4 - 5 1, 2 0 -2, 2 5 एंड 3. -5 आएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन था ऊपर, तो ये माइनस आ जाएगा. तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी ट्रांसपोज ऑफ दीज. तो 4 - 5 1, 2 0 -2 and 2 5 and 3. 2 5 and 3. Now this is adjoint है तो A inverse क्या हो जाएगा? A inverse is 1 by determinant है तो 1 by 10 and this is the 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3. This is A inverse. Now ये A inverse तो हमारा आ गया, but this A inverse is not required for the equation. Equation में जो A inverse required है, that is जो हमारे equations बनाने में जो हमें equation हमने बनाई है उसका जो A inverse होगा वो हमें चाहिए. तो बट उसमें और इसमें बस इतना सही डिफरेंस है, अगर आप नोटिस करें कि वो ट्रांसपोज है उसका, तो इस जब आप इसके लिए यूज करेंगे तो इस आंसर का ट्रांसपोज कर देंगे एंड वी विल गेट द इक्वेशन. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको एक बार देखते हैं. जैसे ये तो प्रोसेस हमें करना ही है टू फाइंड द ए इनवर्स, ये हमने कर लिया, बट इसको यूज करके इसे कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको एक मैट्रिक्स यहां पे हम बना लेते हैं. लेट इट बी सी मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स का है. तो 1 2 1 और -1 1 1 और 1 -3 1. और फिर एक हम एक्स मैट्रिक्स बना लेंगे जो वेरिएबल्स का है एक्स वाई जेड, और फिर एक हम बी मैट्रिक्स बना लेंगे जो कि कॉन्स्टेंट्स का है 4 0 और 2. नाउ we can write the same thing that cx is equal to b and x equal to c inverse b. तो we need c inverse, but we know कि c is a का ट्रांसपोज. c is a का जो a था हमें गिवन दैट उसका ट्रांसपोज है. तो हमें c इनवर्स अगर चाहिए तो वी विल से कि a ट्रांसपोज का इनवर्स चाहिए, विच विल बी इक्वल टू a ट्रांसपोज का इनवर्स. यू कैन राइट दिस प्रॉपर्टी कि a ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स का ट्रांसपोज. a इनवर्स का ट्रांसपोज. ठीक है. तो इस तरह से अगर हम यूज करें तो वी कैन राइट कि c इनवर्स जो हमें चाहिए दैट इज a इनवर्स जो हमने निकाला था उसी का ट्रांसपोज है. तो जो ये a इनवर्स निकाला है दिस का ट्रांसपोज कर देंगे तो विल गेट, यानी 1/10 तो बाहर ही रहेगा, ट्रांसपोज मतलब 4 2 2 एंड -5 0 5 एंड 1 -2 3. ये हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया. देन वी गेट c इनवर्स. तो c इनवर्स के लिए 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 वी हैव गॉट द c इनवर्स. अब नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप जो होगा वो फटाफट x को c इनवर्स इंटू b कर देना है. x को क्या कर देना है, c इनवर्स इंटू b. तो जस्ट मल्टीप्लाई द c इनवर्स विथ b टू गेट x. तो b क्या है हमारे पास, b वाज 402. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 एंड वी गेट 16 0 and 8 18 8 0 and -4 4 8 0 and 6 14. तो आंसर इज 1.8 0.4 and 14 1.4.
दैट इज द आंसर। ये पहले भी एक क्वेश्चन निकला था, ओनली द डिफरेंस इज किस तरह से ए को यूज करना है। एक ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि ए का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। ठीक है, नाउ एक और टाइप से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है इस तरह के 5 मार्कर को। एक तो ये हमारा हो ही गया वेरिएशन, जहाँ पे 2-3 वेरिएशन अब तक हम देख चुके हैं। फर्स्ट वाज अ सिंपल इक्वेशन, फिर 1/x की फॉर्म में था। देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ सकती है, कोई बहुत मुश्किल नहीं होती, सिंपल इक्वेशन बनानी होती है और प्रोसेस सेम रहता है। एक आपका ए वाला क्वेश्चन हो सकता है, इसमें भी 2 टाइप है। एक टाइप तो सिंपल ए आएगा, जो इक्वेशन का ए है वही ये है, तो सब कुछ सेम रहेगा। दूसरा टाइप ये हो सकता है कि इक्वेशन वाले ए से थोड़ा अलग है ये, बट इतना ही अलग है कि ट्रांसपोज हो रहा है। इसमें जो ए चाहिए और इसके जो ए गिवन है क्वेश्चन में वो उसका ट्रांसपोज है। तो प्रोसेस हम पूरा फॉलो करके ए निकाल लेते हैं और लास्ट में इस तरह से प्रॉपर्टी लिख के यू कैन से कि इसका जो हमें रिक्वायर्ड है उसका इनवर्स विल बी इस इनवर्स का ट्रांसपोज। तो इस तरह से आप इस वेरिएशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ देयर इज ऑल्सो अनदर वेरिएशन जिसमें हम प्रोडक्ट का आते हैं, प्रोडक्ट की बात आती है। आपको मैट्रिसेस दे रखा है एज प्रोडक्ट, 2 मैट्रिसेस हैं, एज मल्टीप्लिकेशन हमें उसको दिया हुआ है प्रोडक्ट के फॉर्म में। देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मैट्रिसेस आपको दिया रहेगा और उसका इस्तेमाल करके इक्वेशन सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा सा इजी होता है इससे, जस्ट यू हैव टू नो द प्रोसेस। तो जो हम कर रहे हैं उससे तो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी ही रहेगा, बट एक मिनट में देख लूँ कहाँ है। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस निकालना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। ये 2 मैट्रिक्स गिवन है, इनका प्रोडक्ट पहले फाइंड करो एंड देन यूज इट टू सॉल्व दिस इक्वेशन। फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट एंड देन यूज इट टू सॉल्व द दीज इक्वेशन। तो अगर आप नोटिस करें तो यहां पे 1 2 -3 1 2 -3 2 3 2 2 3 2 एंड 3 -3 -4 3 -3 -4, यानी जो इक्वेशन सॉल्विंग के लिए ए मैट्रिक्स चाहिए होती है हमें, उनमें से ए मैट्रिक्स इन दोनों में से एक ए मैट्रिक्स है। तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। अगर इन जो हमें चाहिए उसी में से ये डायरेक्ट यहाँ पे है तो हम आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट पहले देखते हैं कि मल्टीप्लाई करके आ क्या रहा है। यूजुअली इट विल कम एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4. It will come in the form of an identity matrix. -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें अब वही प्रोसेस पूरा फॉलो करके, तो वी विल गेट a इंटू बी। अगर मैं इसे a मैट्रिक्स कहता हूँ, इसे b मैट्रिक्स कहता हूँ, या b की जगह इसे कुछ c मैट्रिक्स कह लेते हैं, a इंटू सी करें तो वी गेट पहला रो 1 इंटू -6 प्लस 28 माइनस माइनस प्लस 45। तो पहला एलिमेंट ये आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 1 इंटू 17 2 इंटू 5 विच इज 10 एंड -27। तो अपने आप देखोगे अगला एलिमेंट 0 ही आएगा, बिकॉज मैंने बोला ना इट विल बी ए सम मल्टीपल ऑफ i। तो ये डायगोनल पे कुछ नंबर आएंगे, बाकी सारे 0 आएंगे। तो 17 प्लस 10 27 -27 0। मैं एक चेक कर देता हूं, बट आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, सब 0 आएंगे एक्सेप्ट द डायगोनल्स। तो एक बार और निकाल के देख लेते हैं। जैसे 1 इंटू 13 13 और 2 इंटू -8 इज -16 एंड 3 इंटू -1 3 इंटू सॉरी 1 इंटू 13 2 इंटू -8 -16 -3 इंटू -1 इज +3। तो अब अगेन देखोगे 16 -16 0 हो रहा है। तो ये अल्टीमेटली सब 0 ही होना है। हम डायगोनल से बस मतलब है डायगोनल क्या आ रहा है, और डायगोनल भी वही आएगा जो पहला आ रहा है। अगर आप पहले को नोटिस करें तो -6 + 28 क्या आ रहा है 22 22 + 45 इज
कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, हमने कुछ गलत किया। -16 1 2 -3 है, -6 4 है, 3 है, 14 एंड -15 है, तो ठीक है। 1 ये आ रहा है हमारा 14 22 एंड 45 7 47 67 67 आ रहा है ये। और ये भी आप चेक करोगे तो 67 ही आ रहा होगा। तो इसके लिए आपको चाहिए सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 17 34, 3 इंटू 5 15 एंड 2 इंटू 9 18। तो 34 और 15 39 49 49 57 67, देखो 67 ही आ रहा है। तो अल्टीमेटली दिस विल बी ऑल्सो 67। अब बाकी सब क्या होने वाले हैं, जीरोस। आप चेक करके देखोगे तो इट विल बी अकॉर्डिंगली कुछ इस तरह से। 67 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप रिमेनिंग एलिमेंट्स ट्राई कर सकते हो, सेम आएगा। तो अल्टीमेटली ए इंटू सी आया क्या है, ए इंटू सी आया है आई के बराबर। ए इंटू सी आया आई के बराबर, यानी कि क्वेश्चन में गिवन है कि दो मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। और ये आपने इनवर्स मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़ा होगा। तो अगर मुझे ए इनवर्स चाहिए तो आई कैन मल्टीप्लाई बाय सी इनवर्स, ए इनवर्स से बोथ साइड्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स, और ए इनवर्स इंटू ए इज आई इंटू सी इक्वल्स टू ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स इक्वल्स टू सी। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्सेस जो हमें ए इनवर्स चाहिए वो सी मैट्रिक्स ही हमारा ए इनवर्स है। तो जो कभी भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर एक थर्ड मैट्रिक्स दे दे, जो कि थर्ड मैट्रिक्स आई के फॉर्म में हो, तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो आई कैन राइट ए इनवर्स इज 1/67, सॉरी यहां पे ए इनवर्स ना 67 आई आया था, ये भी ध्यान रखना, मैंने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ आई नहीं आया है। ए इंटू सी इज 67 आई, 67 आई, यहां 67 आई लिखेंगे हम, दिस इज 67 आई। तो 67 यहां रहेगा, बिकॉज इट इज अ नंबर, यू कैन कीप इट आउटसाइड। 67 और फिर इसको आप यहां इसके अपॉन में कर सकते हैं, तो इट विल बी 1/67। तो 1/67 सी इज ए इनवर्स। तो यू कैन राइट ए इनवर्स इज 1/, अगर सिर्फ ए इंटू सी सिर्फ आई आया होता तो डायरेक्ट लिख देते, बट क्योंकि एक नंबर भी आया है तो उसको हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो ए इनवर्स विल बी 1/67 इंटू सी, सी वाला ये मैट्रिक्स, -6 17 13 14 5 -8 -15 9 एंड -1। नाउ ये आपका ए इनवर्स मैट्रिक्स हो गया। आपका सी ए इनवर्स 1/67 इंटू सी है, और ये 1/67 इंटू दिस मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स आ चुका है मेरे पास। अब मुझे बस क्या करना है कि सी मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, सॉरी सी मैट्रिक्स को यूज करके इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इक्वेशन क्या थी उसे एक बार देख लेते हैं। अगर हम इसे मूव करें तो दिस इज ए इनवर्स, और आपकी इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू -4, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 2 एंड 3x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल्स टू 11। नाउ ए मैट्रिक्स वही हम दोबारा फॉर्म कर लेते हैं, 1 2 3 है, 2 3 2 है, 3 -3 -4 है। बी मैट्रिक्स है, सॉरी एक्स मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड, एंड बी मैट्रिक्स है -4 2 11, -4 2 11। तो एक्स मैट्रिक्स हो गया, ए हो गया, बी हो गया। नाउ टू गेट दिस आप सीधे अब लिखेंगे, बिकॉज ए एक्स इक्वल्स टू बी, तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स हम जानते हैं इज 1/67 इंटू दिस एंटायर मैट्रिक्स, -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1 इंटू बी। बी मैट्रिक्स क्या है, -4 2 11।
तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो -6 इंटू -4 24, 24 प्लस 17 2 34, 24 34, 24 34 और 13 इंटू 11 143, 143। तो ये आपका आ जाएगा 8 11 5 2 7 10 201, 201। ठीक है, तो 201 विल बी द फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या आ जाएगा? 14 4 56 माइनस का 5 2 10 एंड -88, -88। तो ये आपका आ जाएगा 8 6 14 6 144 और +10 तो 134, 134 -134 और फाइनली -15 -4 +60 +10 एंड +-88 तो 70 एंड -18 60 70 कुछ गड़बड़ तो नहीं है। -15 इंटू 4 60 +60 एंड 9 2 18, 18 है एंड -1 इंटू 11 -11 है, -11 तो 7 और 6 67 आ जाएगा। तो आप जब 67 से इसे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 3 -2 एंड 1। तो दैट इज द आंसर फॉर XYZ 3 -2 एंड 1। तो एक आपका ये प्रोडक्ट वाला वेरिएशन हो सकता है जहां प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज सम मल्टीपल ऑफ आई, सम मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट अगर आपका सम मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो आप उसको इस तरह से इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस वेरिएशन में भी एक छोटा और वेरिएशन हो सकता है कि आपको जो दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट दिया है उसमें से यहाँ तो बाई चांस दोनों मैट्रिसेस मैच कर गए, दोनों मैट्रिसेस में से एक मैट्रिक्स हमारे काम का था, बट अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए जहाँ जो मैट्रिसेस रिक्वायर्ड है वो सेम ना हो, उसका ट्रांसपोज की फॉर्म में हो। जैसे अब इसमें एक क्वेश्चन अगर ट्राई करें हम, एक क्वेश्चन है, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट गिवन है 1 0 1 0 3 -1 2 -2 एंड 2 -3 4, 2 -3 4 और एक है -2 9 6 0 2 1, 0 2 1 1 -3 -2। ये प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है और इक्वेशन जो सॉल्व करनी है अगर उसको ध्यान से देखें तो इक्वेशन कैसी है? x + 3z इक्वल्स टू -9 -x + 2y -2z -2z इक्वल्स टू 4 और 2x - 3y + 4z इक्वल्स टू -3। तो देखो प्रोसेस रिमेन सेम बट ओनली डिफरेंसेस कि अगर आप नोटिस करें इस बार तो जो ए हमें रिक्वायर्ड है इक्वेशन सॉल्विंग के लिए दैट शुड बी 103, बट यहाँ पे कोई भी पहला रो 103 नहीं है। मगर अगर देखें तो इस वाले का कॉलम 103 है, फिर -1 2 -2 -1 2 -2 2 -3 4 2 -3 4। तो मतलब हमें पहले तो प्रोडक्ट एज इट इज निकालना पड़ेगा, फिर उसको किसी तरह यूज करेंगे इसको सॉल्व करने। तो देखते कैसा आएगा। फर्स्ट वी ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। क्या आएगा? प्रोडक्ट की बात करें तो वही ऑब्वियसली मैंने पहले ही बताया कि आई की फॉर्म में ही आना है कुछ ना कुछ, फिर भी चेक कर लेते हैं कितना आई आ रहा है। हो सकता है सिर्फ आई आ जाए या 2i 5i 67i कुछ भी आ सकता है। तो 1 -2 -2 -9 एंड +18, तो -2 -9 एंड +18। तो यहां पे इस बार कैसा आ रहा है? -11 +18 7 आ रहा है। सेकेंड एलिमेंट भी चेक कर लेते हैं। 1 0 -2 एंड +2 तो 0 आ गया। थर्ड भी चेक कर लेते हैं। 1 × 1 +3 4 हो गया एंड -4 0 आ गया। तो ऑब्वियसली 0 ही आना था। ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये दोनों भी 0 आएंगे। यहां डायगोनल पे एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम को। तो 0 × 0 0, 2 × 2 4, -3 तो 4 - 3 इज 1, 4 - 3 इज 4 एंड -3, यानी पहला कुछ गलत हुआ है। पहला क्या गलत हुआ है? -2
एंड -9, सॉरी 2 6 12 है, 12 है, तो 1 आ रहा है इस बार, है ना, 1 आ रहा है और ये भी 1 ही आएगा यहाँ पे, तो मतलब साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज कमिंग एज 1, पहला एलिमेंट भी। तो इस बार डायरेक्टली आई आ गया, डायरेक्टली आई आ गया, तो डिफरेंट भी आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वी कैन से कि दिस मैट्रिक्स, अगर इसको हम कुछ डी मैट्रिक्स कह लें, इसको सी मैट्रिक्स कह लें, तो D इंटू सी मैट्रिक्स इज आई, D इंटू सी मैट्रिक्स इज आई, तो वी कैन से कि D का इनवर्स विल बी C, D का इनवर्स विल बी C, D इनवर्स विल बी C। इसी से मतलब है हमें, बिकॉज इसी का तो ट्रांसपोज यहाँ पे है, तो इसी को निकाल रहे हैं, और D इनवर्स हमारा C आ गया है, बिकॉज अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है तो वी कैन डायरेक्टली से कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। मान लो कुछ 5i आ रहा होता तो उसी हिसाब से 1/5 कर देते हैं, D इनवर्स वुड बी 1/5C हो जाता। तो इस ये आपका आंसर D इनवर्स का आ गया। नाउ वी हैव टू यूज दिस D इनवर्स टू गेट द आंसर, बट पहले इसका A लिखते हैं। A क्या आ रहा है? -1 0 3, -1 2 -2 2 -3 4। X लिखें तो X मैट्रिक्स इज X Y Z, and B matrix is -9 4 3. Now A matrix is not same as the C matrix, but we can say कि A matrix is, या पहले ऐसे लिख दो कि x equal to A, x equal to B, तो we need x equals to A inverse into B, x equals to A inverse into B, ये चाहिए हमें, x equal to A inverse into B। A inverse के लिए we can say कि भाई A is C का ट्रांसपोज, जो D का, सॉरी D हमने यूज किया है, A is D का ट्रांसपोज, तो A का इनवर्स विल बी D ट्रांसपोज का इनवर्स, D ट्रांसपोज का इनवर्स। तो D ट्रांसपोज का इनवर्स हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वी कैन राइट इट एज D इनवर्स का ट्रांसपोज। तो D इनवर्स का ट्रांसपोज, अब D इनवर्स का ट्रांसपोज विल बी C का ट्रांसपोज, तो C का ट्रांसपोज, तो वी कैन से कि A इनवर्स इज C का ट्रांसपोज। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? A इनवर्स निकालना, बोथ साइड मैंने इनवर्स लिया, A इनवर्स इक्वल टू D ट्रांसपोज का इनवर्स, प्रॉपर्टी मैंने बताई थी पिछले एग्जांपल में, D ट्रांसपोज का इनवर्स इज D इनवर्स का ट्रांसपोज, अंदर बाहर दोनों कर सकते हैं। D इनवर्स का ट्रांसपोज, तो यहां ट्रांसपोज ले लिया बोथ साइड, तो D इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू C का ट्रांसपोज, तो वी कैन से कि A इनवर्स इज अल्टीमेटली C का ट्रांसपोज। तो A इनवर्स जो हमें निकालना था, वी कैन राइट कि A इनवर्स इज इक्वल टू C का ट्रांसपोज, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। नाउ अगर इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, मुझे x निकालना है, तो A इनवर्स इंटू B चाहिए, तो दिस गेट्स मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ A इनवर्स इंटू B, तो यहाँ B मैट्रिक्स है हमारा, B मैट्रिक्स है -9 4 3। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो -2 इंटू -9 18, +18 और +36 +18 +36 +18, और इधर आ जाएगा 0 +8 +3 -9 -12 -6, तो 18 18 36 36 36 72, 18 3 11, -9 -18 -9 -27, तो ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 72 11 एंड -27। लेट मी वेरीफाई कि आंसर सही है कि नहीं। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस वेरिएशन। ठीक है, उसी तरीके से इस्तेमाल किया है जैसे हमने पहले किया था। तो इस तरह से हम सारे वेरिएशन 5 मार्कर हमने देख लिए जो पॉसिबल है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वैसे तो चांसेस नहीं है कि आपके मैट्रिसेस में पूछे जाएं, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। बट इन केस अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है तो किस तरह से वो आएगा, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ।
मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इक्वेशन सॉल्विंग वाला ही सवाल जो मैंने अभी आपको दिखाया था, एक क्वेश्चन दिखाया था जो आया हुआ है। अगर आप देखें तो अब हम इसके बाद फिर 1 मार्कर पे फोकस करेंगे। देन 1 मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। जो मैं बोल रहा हूँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया था, वो इस तरह का क्वेश्चन कुछ साल पहले आया हुआ है, बट है वही चीज़ जो हमने अभी सॉल्व किया पूरा। जैसे अगर आप इसकी बात करें, एक क्वेश्चन इस तरह से आया है, केस स्टडी कह लो या फिर इक्वेशन सॉल्विंग ही कह लो। इक्वेशन ऑफ पाथ ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉल हेडेड बाय द फुटबॉलर इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और x 0 to 14 के बीच में है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अ बॉल पासेस थ्रू दिस पॉइंट्स 215, 425, 14, 15। आपको a, b और c की वैल्यू निकालनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको दिया हुआ है, आपको बस x और y की जगह ये पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करनी है। जैसे पहला है 215, मतलब x की जगह 2, y की जगह 15। तो अगर मैं ऐसा रखूं 15, तो a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c। तो आपका पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 15। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 425 पुट करें तो 25 इक्वल्स टू a इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4b प्लस सी, यानी कि 16a प्लस 4b प्लस सी इक्वल्स टू 25। और फाइनली अगर 14 15 पुट करें तो 15 इक्वल्स टू a इंटू 14 स्क्वायर प्लस 14b प्लस सी, यानी कि 196 a स्क्वायर प्लस 14b प्लस सी इक्वल्स टू 15। तो अब इस सिस्टम इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आपने 3 इक्वेशन बना लिए। नाउ वंस यू हैव गॉट द 3 इक्वेशन, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस वही है जो हमने अभी सीखा था। तो आपकी 3 इक्वेशन किस तरह से हो गई, 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 15, और 16a प्लस 4b प्लस c इक्वल्स टू 25, और 196 a स्क्वायर नहीं है, a है, 196a प्लस 14b इक्वल्स टू प्लस c इक्वल्स टू 15। तो a मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं 4 2 1 16 4 1 196 14 1। ये a मैट्रिक्स हो गया। x मैट्रिक्स इज 15 25 15, एंड b मैट्रिक्स इज सॉरी b ये रहा, x मैट्रिक्स इज ए बी सी। अब सेम प्रोसेस से जैसे हमने किया है, आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, फिर इनवर्स निकालेंगे और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं कि बस केस स्टडी से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, केस स्टडी आप सिंपल आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें और किस तरह से केस स्टडी आ सकती है, और किस तरह से केस स्टडी आ सकती है इसमें, एक मैंने आपको पहले दिखाया था जो पेन पेंसिल और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वाला है, वो भी केस स्टडी है। उसमें वही सारी चीज़ें बट आपको अलग अलग करके पूछ ली थी, बस इतना ही अंतर था और कुछ नहीं था। वो आपने देखा था, एक ये आपने देख लिया। फिर और अगर हम बात करें और किस तरह की जो चीज़ की बात कर रहा था मैं, इस तरह से केस स्टडी आ सकती है, ये हमने पहले ही कवर कर लिया है इक्वेशन सॉल्विंग के फॉर्म में, इक्वेशन बना के जो पूछते हैं। देन इस तरह से सिर्फ मैट्रिक्स बेस्ड भी केस स्टडी इफ एवर इट कम्स, तो इस तरह से आ सकता है। आपके एनसीईआरटी में भी 1-2 सवाल है कि एक मैन्युफैक्चरर ने 3 स्टेशनरी प्रोडक्ट्स का उसका नंबर्स दिया हुआ है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कितना मार्केट में कितना बिकता है, पर यूनिट प्राइस दे रखा है, दोनों चीज़ों का अलग अलग सेल प्राइस दिया हुआ है, सेल प्राइस ऑफ द पेंसिल, सेल प्राइस ऑफ द ऑल द 3 प्रोडक्ट्स एंड कॉस्ट ऑफ ऑल द 3 कमोडिटीज दिया हुआ है। तो जैसे टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट ए पूछ रहा है, तो मार्केट रेवेन्यू विल बी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू द कॉस्ट।
सेल प्राइस। तो आप एक मैट्रिक्स बना दोगे नंबर्स का, तो 10,000 यही जो बना हुआ है दैट विल बी द मैट्रिक्स 10,000, 2,000 एंड 18,000। और दूसरी रो बन जाएगी दूसरे मार्केट की 6,000, 20,000 एंड 8,000 into another matrix। अब बिकॉज इट इज अ 2x3 मैट्रिक्स, तो ये वाली 3x1 टाइप की होनी चाहिए, 3x1 मैट्रिक्स। तो इसमें हम डाल देंगे कॉस्ट प्राइस 2.5 है ना, 2.5, 1.5 एंड 1, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यू विल गेट द टोटल रेवेन्यू मार्केट ए इन द फर्स्ट रो, टोटल रेवेन्यू मार्केट बी इन द सेकेंड रो। तो इस तरह से भी आ सकता है, बट इसके चांसेस कम है, तो इसमें हम ज़्यादा डील नहीं कर रहे। तो ये एक आपका केस स्टडी हो सकता है। नाउ कम टू द वन मार्कर टाइप क्वेश्चंस। वन मार्कर टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको पहले कुछ प्रॉपर्टीज, इसमें मोस्टली प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए किस तरह की है। फटाफट हम कुछ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि क्या क्या। अच्छा, बेसिक आपको ये बात तो पता ही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती है और कैसे होती है, क्या कंडीशन होता है। अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होके तीसरी मैट्रिक्स दे रही है तो इट विल बी पहले का रो और दूसरे का जो कॉलम है वो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। मल्टीप्लाई होने के लिए क्या कंडीशन है, तो पहले की कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरे का रो। तो इस कंडीशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कंडीशन है मल्टीप्लाई होने का, तो उस कंडीशन को आप यूज करके सॉल्व करें। एक तो वो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई दोनों कंडीशन मल्टीप्लाई होने की क्या है, तो दोनों का फर्स्ट का कॉलम शुड बी इक्वल टू द सेकंड का रो, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या ऑर्डर है, तो फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम आ जाएगा। नाउ अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इन जनरल दो मैट्रिक्सेस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी। अगर हम बात करें क्या ये एसोसिएटिव होता है, तो बिल्कुल एसोसिएटिव तो होता है। ए बी सी अगर तीन करना है तो यू कैन से ए बी इंटू सी, और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स का दो बार कर दिया, तो वी गेट सेम मैट्रिक्स। अगर प्लस में है तो कोई फर्क नहीं, दोनों पे अपने आप लग जाएगा। फर्क इनटू में आता है, इनटू वाला इंपॉर्टेंट है। अगर आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हो, ट्रांसपोज ले रहे हो, तो पहले वाला आगे आ जाएगा और फिर दूसरे वाला, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अगर ट्रांसपोज करके सेम ही आ गया तो इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक, और अगर नेगेटिव आया है तो इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, ये हम जानते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम नोट कर सकते हैं कि अगर ए को पहले तो ये कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे वो जीरो होते हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक में जीरो होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज से हम उसे ऐड कर दें तो वी गेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी गेट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका एज अ थ्योरम भी बुक में मेंशन्ड है। नेक्स्ट अगर बात करें, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होती है जब वो कम्यूटेटिव भी हो। अगर ए एंड बी सिमेट्रिक है तो ए बी बी सिमेट्रिक होगा, ए बी सिमेट्रिक तब होगा जब ए बी इक्वल टू बी ए हो, ठीक है। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि ए बी प्लस बी ए करिए, तो प्रूफ में भी क्वेश्चन आता है इसका, ऐसे कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एज अ प्रूफ ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर ये ध्यान रख सकते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कह रहे हैं तो ये ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज नल, सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ये कुछ वैसे तो मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट उतनी नहीं कह सकता मैं, बट आगे सीयूटी भी आपको देना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई किसी भी सिमेट्रिक पावर की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कितनी भी इंटीग्रल पावर्स बढ़ा दो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मतलब ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5, तो वो सिमेट्रिक ही रहता है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक केस में अगर वो ऑड इंटीग्रल पावर है, ए की पावर 1, ए की पावर 3, ए की पावर 5, ए की पावर 7, तो वो तो स्क्यू सिमेट्रिक रहता है। मगर पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर आ गई तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक बन जाता है, ठीक है। इसका यूज जब क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे किस तरह से होता है, बट अभी बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट आना नहीं चाहिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैट्रिक्स
आपका डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 आ रहा है तो इट इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। कई बार ये इस पे 1 मार्कर बहुत बना हुआ है। डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर होता है और तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये प्रॉपर्टीज तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अब सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है ऑलमोस्ट। एक प्रॉपर्टी आप जरूर ध्यान रख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वही आएगा जो उसके ट्रांसपोज का आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं कि दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपकी पहले एक्सरसाइज में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नंबर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर को जब आप बाहर निकालते हैं तो वो k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए आता है, वेयर n इज द ऑर्डर। जितना उसका ऑर्डर है उस हिसाब से, ये 3 रो है, 4 रो है, 5 रो है, उतनी ही पावर हो जाएगी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ a इंटू बी इज डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज ये। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी ध्यान रहना चाहिए यूजिंग डिटर्मिनेंट। अगर 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं तो चौथे को आप, तीसरे कॉलम को आप 1 1 1 लेके और ये डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला, हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई मैट्रिक्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू आई मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका भी इस्तेमाल कई बार 1 मार्कर में होता है। देन अगेन एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी के केस में एडजॉइंट ऑफ b आगे आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a पीछे चला जाएगा। एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन राइट, जो एनसीईआरटी में है और इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैंने यहाँ मार्क कर दिया है। ये सब आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको जरूर एनसीईआरटी में मेंशन है, ये इस पर क्वेश्चन बनते भी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम करंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम ये सीयूटी में भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से, बट ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसी पे बेस्ड रहेंगे। नाउ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी हम जानते हैं। इनवर्स किसे कहते हैं? जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देते हैं, देन बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। और एक बार इनवर्स का दोबारा इनवर्स लेते हैं तो वो वापस से हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये बात तो हम जानते हैं कि नॉन सिंगुलर के लिए ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसमें कुछ नया नहीं है। ये फॉर्मूला मैंने बताया ही है, अभी डिस्कस किया था, इस पे हमने क्वेश्चंस किए। ए बी का इनवर्स विल अगेन बी आगे आ जाएगा, ए पीछे होगा। जब भी इन्वर्स कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, यू देखो थोड़ा सा कि बी आगे आ जाता है, ए पीछे चला जाता है, चाहे ट्रांसपोज वाले में प्रोडक्ट हुआ हो चाहे इनवर्स वाले में प्रोडक्ट हुआ हो। अच्छा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, ये भी है। ए ट्रांसपोज का ये भी हमने यूज किया है अभी क्वेश्चंस में, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे अगर क्वेश्चन बना 1 मार्कर तो आपको पता होना चाहिए। इसको मैं अलग से आपको थोड़ा समझा देता हूँ। क्रैमर्स रूल तो आपके लिए नहीं है, बट इसको मैं अलग से आपको समझा दूंगा। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन वी विल कम टू द क्वेश्चंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेटर ऑन। अगर क्वेश्चंस की बात करें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाली क्वेश्चन को हम अलग से लास्ट में डील करेंगे। फटाफट इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये पहला ही सवाल है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, आपको कुछ दिया हुआ है और फिर आपको जो पूछा है उसको सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है। तो इसमें बात करें हम तो a इंटू एडजॉइंट ए आपको क्या दिया हुआ है। a इंटू एडजॉइंट ए की अगर मैं बात करूं तो इट इज गिवन, अगर मैं 2025 कॉमन ले लूं तो 2025 i, 2025 i हो जाएगा, तो 100010 इस तरह से हो जाएगा। तो a इंटू एडजॉइंट ए इज 2025 i। तो अगर आपने एक प्रॉपर्टी यहां ध्यान से देखी हो, मैंने यहां पे बताया था, पॉइंट भी किया था ये वाला, a इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। तो यानी दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू मिल गई हमें। अब यहां पे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि आप वैल्यू निकालो डिटर्मिनेंट a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट a, आप जॉइंट ए, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू तो आपको सीधे सीधे दिख रही है, 2025 है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का भी ये फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का भी ये फॉर्मूला है, मैंने मार्क किया है यहाँ पे, अगर आप नोटिस करें
तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, डिटर्मिनेंट ए 2025 है और पावर n-1 यानी जितना ऑर्डर है 3-1। तो दिस विल बेसिकली 2025 प्लस 2025 का स्क्वायर। अब इतनी बड़ी वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया, ऑप्शन उसी तरह से दिया होगा, तो आप देख सकते हो उसी तरीके से ऑप्शन है 2025 प्लस 2025 का स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है कि आप पूरा इसको सॉल्व करें, डिटर्मिनेंट लेकिन डिटर्मिनेंट ए इससे निकलेगा भी नहीं आपसे ना, इससे यही एक बेटर तरीका है इसको। और अगर हम करना चाहें कुछ तो सॉल्व खास कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सेपरेट आप कर नहीं सकते कि इसमें कौन सा क्या है। मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाल भी ले, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए निकाल भी लें, तो यू विल नॉट गेट कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट एंड व्हाट इज एडजॉइंट है, तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। तो ये ज़्यादा बेटर मेथड है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, अगर आप देखें कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की बात कर रहा है, डिटर्मिनेंट ए इज गिवन एज 5, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 5 है और आपसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी का होल स्क्वायर। अच्छा, इस चीज का पूरे का होल स्क्वायर का, इस पूरे चीज के होल स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, इस पूरी चीज के होल स्क्वायर का डिटर्मिनेंट आपसे निकालने के लिए कह रहा है। अब बी इनवर्स ए बी का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं कि बी इनवर्स इंटू बी विल बी आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई इंटू ए हो जाएगा बेसिकली आई इंटू ए का होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई इंटू ए इज ए ओनली, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। यहां हमने प्रॉपर्टी देखी है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, कहां है डिटर्मिनेंट, दिख नहीं रहा, चलो मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर, चाहे ट्रांसपोज का केस हो चाहे इनवर्स का केस हो, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये बेसिकली आंसर विल बी 5 का स्क्वायर विच इज 25, 5 का स्क्वायर विच इज 25। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर, बी ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया डी, सेकंड का हो गया बी। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, एक ए मैट्रिक्स है, वो अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। अगर एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 0 1 सी -1 ए माइनस बी 2 3 0 2 3 0, तो इसमें दिया है कि ये मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन इज a इक्वल्स टू a डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ a। इफ दिस इज a, तो वी कैन से कि a डैश इज माइनस ऑफ a। इनफैक्ट एक चीज और यूज कर सकते हैं, a की वैल्यू तो मैं बता सकता हूं, बट क्योंकि मुझे a प्लस बी प्लस सी की पूछी है तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम ये जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो a विल बी 0, बट वी हैव टू फाइंड b एंड c ऑल्सो। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं कि a डैश इक्वल्स टू माइनस a होगा, और अगर a डैश माइनस a होगा तो वी कैन से कि 0 1 c ट्रांसपोज करना है ना, 0 1 c -1 a माइनस b 2 3 0 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ a। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 -1 माइनस c +1 माइनस a प्लस b -2 -3 0। तो इस तरह से हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर अब हम देखें तो a इज इक्वल टू माइनस a इक्वल्स टू माइनस a है, तो 2a इक्वल्स टू 0, वैसे भी a 0 ही आ रहा था, हमें पता ही था। दूसरी बात, माइनस b इक्वल्स टू -3, माइनस b इक्वल्स टू -3, तो b की वैल्यू 3 आ गई। तीसरी बात, माइनस c इक्वल्स टू 2, माइनस c इक्वल्स टू 2, तो c की वैल्यू -2 आ गई। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, एक 0 है, एक 3 है और एक -2, तो आंसर इज 1। आंसर इज 1।
तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट्स का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज सारी बस ध्यान रखनी है और कुछ बड़ी बात नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा सवाल है। 5th क्वेश्चन की बात करें तो 5th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज 8, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब मैंने आपको पीछे पढ़ाई प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज। एक मिनट, लेट मी चेक द प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी देखें डिटर्मिनेंट पे, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ए के बराबर, ट्रांसपोज नहीं। अच्छा, डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू, तो ट्रांसपोज क्या ही होगा, सही बात है। बोथ द वैल्यूज आर सेम। तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम इस्तेमाल करें और हमें निकालना है कि एडजॉइंट ए इज 8 गिवन एज 8 तो ये प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी है यहाँ पे, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वाली की पावर n-1। तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू 8 है, तो डिटर्मिनेंट ए, और क्योंकि ऑर्डर 3 था तो डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इज 8। क्वेश्चन में ऑर्डर इज 3 आई बिलीव, एक बार देख लेते हैं। ऑर्डर 3 है, तो 3 - 1 2, तो डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इज 8, डिटर्मिनेंट ए इज √8, √8 इज 2√2। अब ए का ट्रांसपोज और ए का सेमी डिटर्मिनेंट है, तो आंसर विल बी 2√2, 2√2। तो डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज द आंसर। नाउ सेकंड 6th क्वेश्चन कह रहा है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स is the matrix, inverse of this matrix is given as this, then what is the value of lambda? Then what is the value of lambda? तो एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और उसका इनवर्स आपको गिवन है। तो 7 - 3 - 3, 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1 ये एक इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स। अच्छा, इसका इनवर्स इज गिवन एज, इसका इनवर्स इज गिवन एज 1 3 3 1 लैम्डा 3 1 3 4, ऐसे गिवन है। तो आपको बताना है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है, तो यू कैन से कि A इनवर्स इज B, यही मतलब है। तो A को उधर ले जाए तो AB विल बी इक्वल टू I, यानी अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं तो इनका प्रोडक्ट I आएगा। तो एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1 multiplied with 1 3 3 1 lambda 3 1 3 4 1 3 3 1 lambda 3 1 3 4। अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो 7 × 1 7 -9 7 -9 and -9, this is the first element, 7 -9 -9। सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा, ये कुछ 7 -9 -9, कहीं तो कुछ गड़बड़ आ रही है। -9 इट शुड बी, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ए बी इज सम मल्टीपल ऑफ आई, ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है। तो हम एक बार करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। ए बी इज सम मल्टीपल ऑफ आई, ये आ गया। फिर बीच वाला एलिमेंट 7 3 21 21 -3 लैम्डा और -9, ये सेकेंड एलिमेंट है। थर्ड एलिमेंट है 21 -9 -12, हाँ बिल्कुल ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आएगा। -1 1 एंड 0 0 आ गया।
बस मेरा काम तो खैर इसी से हो चुका है, मुझे पता है कि ये समथिंग आई आएगा, फिर भी वो आई कितना है अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, बट ये एलिमेंट तो जीरो ही होगा ना, मतलब बाकी यहाँ पे भी नो कि यहाँ जीरो आने वाला है, यहाँ जीरो आने वाला है, ये जीरो आने वाला है, यहाँ सेम वैल्यू आएगी, इसकी वेरीफाई करने तो कर लेते हैं। ये आ रहा है हमारा -18 + 7 दैट इज -11, और यहाँ से अगर हम देखें तो -3 यहाँ से तो लैम्डा आएगा तो वेरीफाई नहीं हो सकता, -3 और 1 लैम्डा और 0, -3 + लैम्डा। यहाँ से अगर हम देखें तो इसका वेरीफाई हो जाएगा, -3 0 and 4, -3 0 and 4 इट इज़ 1। तो कहीं ना कहीं या तो फिर इसमें मैंने कुछ लिखने में कोई प्लस माइनस की गलती की है, बिकॉज ये आई ही आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, और अगर हम इसको 0 रखें बीच वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट को अगर 0 रखें तो इट शुड बी, वेरीफाई करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 21 -9, 21 - 9 इज 12, -3 लैम्डा इज 0, तो 3 लैम्डा इज -12, सॉरी 3 लैम्डा इज 12, तो लैम्डा इज 4। और अगर बीच वाले से भी देखें, इसके अलावा भी इससे भी चेक करना चाहूँ तो ये 1 अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि ये 1 होगा, तो -3 + लैम्डा इज 1, तो लैम्डा इज 4, यानी ये 1 ही आना चाहिए। कुछ यहाँ गड़बड़ है, या तो ये प्लस होना चाहिए 7 -3 एंड ये भी -3, अच्छा सॉरी मैंने गलत पता नहीं क्यों किया, -3 और -3 है, 7 -3 -6 बिल्कुल 1 ही आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, तो लैम्डा हर तरीके से 4 आ रहा है, लैम्डा इज कमिंग आउट एज 4। ठीक है, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, करेक्ट लिखा है, बस मैंने स्टार्टिंग में गलत लिख दिया था, तो इट इज 4। तो वही प्रॉपर्टी यूज की है जो हमने पीछे 5 मार्कर में भी यूज किया है, उस तरह की चीजें ही है, कुछ ऐसी बात नहीं है खास जो मुश्किल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इधर कुछ मैट्रिक्स गिवन है, 2 मैट्रिक्स, और इधर कुछ 2 मैट्रिक्स गिवन है, और आपको x की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही करना है, सिंपल है, x × 5 5x, और 2 × -1 -2, और 0 तो 0 ही होएगा, इधर 3 × -2 -6, और 1 × x + x, तो 5x -x को हम 4x कर सकते हैं, और -6 + 2 को -4, तो x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आ गई -1, तो ये आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स a स्क्वायर निकालना है, और aij इज a 2 × 2 मैट्रिक्स गिवन बाय aij इज मैक्सिमम ऑफ ij एंड मिनिमम ऑफ ij। अच्छा ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि a की डमी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी 2 × 2, इट इज अ 2 × 2 मैट्रिक्स, तो इट इज a11 a12 a21 a22। तो ये मैट्रिक्स बनेगी कैसे, तो इस रूल पे बनेगी, ये जो रूल फॉलो करना है हमें। अब इसमें ये कह रहा है कि i और g के बीच में जो मैक्सिमम है वो पहले लो, और जो मिनिमम है उसको बाद में लो, और दोनों का डिफरेंस लो। तो अगर i और j a i j की बात करें a11 की, क्योंकि दोनों ही बराबर है तो दोनों सेम ही लेंगे, 1 - 1, तो ये एलिमेंट 0 आएगा, मैक्सिमम वाला भी 1 है मिनिमम वाला भी 1 है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। a12 की बात करें तो पहले 2 लेंगे और मिनिमम वाला बाद में 2 - 1 आएगा। a21 की बात करें तो फिर से 2 - 1 आएगा। a22 की बात करें तो फिर से 2 - 2 0 हो जाएगा। तो आंसर इज 0 1 1 0 विच वी नो इज आई मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है, बिकॉज आई मैट्रिक्स की कोई भी पावर ले लो इट विल रिमेन आई ओनली, ये भी एक प्रॉपर्टी आप ध्यान रख सकते हैं। तो आंसर विल बी आई ओनली, यानी 1 0 0 1 1 0 0 1 सी आंसर हो जाएगा। तो ये भी सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट अगर बात करें अगले सवाल पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आप प्लॉट करोगे फर्स्ट कॉलम में -3 0 सॉरी -3 3 एंड 0, सेकेंड में 0 0 एंड k, और इधर 1 1 1 इक्वल्स टू, और उसका हाफ इज इक्वल टू 9, वही वाला फॉर्मूला लगा के वी कैन सॉल्व दिस।
तो ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, वही नॉर्मल डिटर्मिनेंट प्रोसेस से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट दिस। ये बात करें, अगर इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको सॉल्व करें अगर, तो 13th क्वेश्चन कह रहा है कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, तो डिटर्मिनेंट A इज -2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2A क्या होगा? तो एडजॉइंट 2A एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने देखी है, एडजॉइंट ऑफ KA, उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया था, बट यहाँ पे है एडजॉइंट ऑफ KA, ये वाली प्रॉपर्टी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसका भी इस्तेमाल होगा। एडजॉइंट ऑफ KA, एडजॉइंट ऑफ KA is equal to k to the power n minus 1 into adjoint of A. So adjoint of 2A can be written as 2 to the power n minus 1 into adjoint of A, into adjoint of A, ऐसे लिखा जा सकता है। और क्योंकि जो गिवन क्वेश्चन है उसमें ऑर्डर आई बिलीव इट इज 3, अगर आप क्वेश्चन देखें तो ऑर्डर इज 3, तो 2 to the power 3 minus 1 यानी 2 square into adjoint A, तो इट इज 4 adjoint, 4 into adjoint A। now 4 into adjoint A, adjoint 2A की वैल्यू है, तो इसको we can write this as 4 into adjoint A का डिटर्मिनेंट, 4 into adjoint A का डिटर्मिनेंट, और इसमें भी वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, बट उससे पहले एक प्रॉपर्टी और है कि के इंटू, या भी एक मैट्रिक्स आप कंसिडर कर सकते हो ना, एडजॉइंट ए कैन बी कंसिडर्ड एज अ न्यू मैट्रिक्स। तो इसको अगर मैं बी मैट्रिक्स कह दूं तो इट इज बेसिकली 4b है ये, तो यू कैन से कि दिस इज 4 इंटू बी का डिटर्मिनेंट। 4 इंटू बी का डिटर्मिनेंट, इसकी भी प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, जब पावर बाहर आती है तो n माइनस 1 हो जाता है, जो हमने पीछे देखा है। तो 4 टू द पावर n माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट b, तो 4 टू द पावर n माइनस 1, अगेन 4 की पावर 2 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट b। अब ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट b। अब डिटर्मिनेंट b क्या है, बिकॉज b वॉज एडजॉइंट a, b मैंने एडजॉइंट a को ही लिया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, और इसकी भी प्रॉपर्टी है इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 यानी डिटर्मिनेंट का a स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर इंटू -2 का स्क्वायर, तो 16 इंटू 4 प्लस 4, तो 64 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या ये कह लो 2 की पावर माइनस में आ रहा है, 2 की पावर 2 4 8 16 32 64, 2 के पास 6 माइनस में कैसे कहीं कोई माइनस की गड़बड़ हुई है। एडजॉइंट ऑफ 2A, डिटर्मिनेंट A इज -2 का स्क्वायर होगा। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A इज डिटर्मिनेंट A की पावर n माइनस 1। फोर स्क्वायर इज 16, 16 4 32, कहीं कोई नंबर में गड़बड़ तो नहीं है। इफ इट इज 2 की पावर 8 इट शुड बी 128। अगर 2 की पावर 8 आ रहा है तो 128 होना चाहिए। शुरुआत से एक बार देखते हैं। डिटर्मिनेंट A इज गिवन एज -2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2A निकालना है। प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड इज एडजॉइंट 2A इज 2 की पावर n माइनस 1 एडजॉइंट A, विच इज बिल्कुल करेक्ट कि 4 इंटू एडजॉइंट A है। एडजॉइंट A को मैंने B ले लिया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इंटू एडजॉइंट A, 4 इंटू एडजॉइंट A विल बी 4 इंटू B, और 4 इंटू B विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इंटू B। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, बट आई थिंक कि मैं सही लिखा है। डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इंटू B, डिटर्मिनेंट ऑफ 4, डिटर्मिनेंट ऑफ K इंटू A, डिटर्मिनेंट ऑफ K इंटू A वाली प्रॉपर्टी ये। अच्छा ओके, दिस इज K की पावर n, नॉट K की पावर n माइनस 1।
यहाँ मैंने गलत लिखा है, दिस इज के 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 इज 64, 64 इंटू 4, 64 इंटू 4, तो 2 की पावर में ही लिखना है, तो वी कैन राइट इट एज 2 की पावर 6 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 8 विल बी द आंसर. 2 to the power 8 is the answer of this question. तो 2 to the power 8. Since we have less time remaining, तो फटाफट हम एक बार कॉन्सेप्ट ओवरव्यू कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन का. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स. इक्वेशंस, एक मिनट, कहाँ गया ये वाला सवाल. तो इसके लिए आंसर आपका हो जाएगा 2 to the power 8. नाउ इक्वेशन सॉल्विंग की बात हमने पहले कर ही ली है, बट कई बार टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पे सवाल आ जाता है, तो वी मस्ट नो कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की, तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन केस में एक तो ये हो सकता है कि डिटर्मिनेंट इज जीरो नहीं आया, वह तो नॉर्मल सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन आता है विच इज ऑल्सो कंसिस्टेंट सोल्यूशन, जिसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं, मतलब इक्वेशन आएगा, सोल्यूशन आएगा. और डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाता है तो देर आर टू कंडीशन कि एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, और एडजॉइंट ए इंटू बी अगर जीरो आता है तो वी से कि सोल्यूशन तो आएगा बट इट विल बी इनफिनाइट सोल्यूशन, और अगर वो जीरो नहीं आता है तो वी से कि इनकंसिस्टेंट है, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा. तो इन कंडीशंस को भी आप ध्यान रख सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस में कई बार 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है. मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा हुआ मिलता है तो विल सॉल्व दैट. इवन 5 मार्कर भी पूछ सकता है आपसे, जैसे हमने स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन किया था जहां पे डिटर्मिनेंट इज जीरो आ गया था, तो इट कैन आस्क फर्दर कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड टेल द टाइप ऑफ सोल्यूशन. तो अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो फिर आपको एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना था, और अगर वो जीरो आ गया तो आप कहते हैं कि कंसिस्टेंट है विद इनफिनाइट सोल्यूशन, और अगर वो नहीं आता तो यू कैन से कि इनकंसिस्टेंट विद इनफिनाइट विद नो सोल्यूशन. अगर हम 1 मार्कर एमसीक्यू फॉर्म में देखें कोई क्वेश्चन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पे, मेरे ख्याल से इसमें तो नहीं है. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पे तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पे, अच्छा यहाँ पे है एक क्वेश्चन है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्वेश्चन जैसे ये वाला है, और व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन. अच्छा, इसमें तो फिर इजी है बिकॉज आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर डिटर्मिनेंट बनाओगे एंड यू विल राइट कि इक्वल टू जीरो है उसका, इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उससे आपका के की वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी नॉट इक्वल टू समथिंग. तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है. अच्छा, जैसे ये आ गया एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन. तो 3 इक्वेशन गिवन है, आपको कंसिस्टेंसी निकालनी है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट है तो डिटर्मिनेंट जीरो भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, उसके आगे भी फर्दर आपको सॉल्व करना होता है. तो जैसे ये सवाल है कि भाई 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 2 और 2y माइनस z इक्वल्स टू माइनस 1, तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 3. तो इस केस में आप ए मैट्रिक्स जो बनाते हो, वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, 3 माइनस 1 माइनस 2, 0 2 माइनस 1 एंड 3 माइनस 5 0. नाउ फर्स्ट तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा. डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है, अब प्लस माइनस प्लस करें तो 3 इंटू 0 हो गया, और ये प्लस 5 माइनस 5 हो गया, माइनस माइनस 1 इंटू 0 और माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस 2 इंटू 0 और 6 हो गया. तो आपका इसका आंसर आ रहा है माइनस 15 प्लस 3 माइनस 18, सॉरी माइनस 12. तो 8 माइनस 15 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 24. तो इन केस, इन दिस केस, अगर मैंने ठीक किया, कहीं कुछ गलत तो नहीं किया, माइनस 15 प्लस 3 6 एंड माइनस 12, मेरे ख्याल से तो सब ठीक ही लिखा है.
+5 आएगा, -5 हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 ये 0 -3 विच विल बी +3 -3 आएगा, सॉरी -3 एंड +3, हाँ ठीक तो लिखा है, -1 +3 एंड फाइनली +-2 0 -6 हाँ 0 -6 +6 में ठीक लिखा है। तो इस केस में तो क्या डिटर्मिनेंट नॉट जीरो ही आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है तो यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। अगर जीरो आता तो फर्दर भी हमें चेक करना पड़ता और ये डिटरमाइन करना पड़ता कि भाई इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है कि नहीं है। ऐसा कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन अच्छा एक यहाँ पे आया, बट ये तो क्या 2 वेरिएबल का है, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है। 2 वेरिएबल के केस में आप सिंपल बता सकते हो कोफिशिएंट्स का रेशियो लेके भी, जैसे 3/6 कंडीशन क्या होती है, 3/6 इज 2 वेरिएबल के केस में आप मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं, आप रेशियोज लोगे, 3/6 1/2 आ रहा है और दूसरे कोफिशिएंट का रेशियो -5/-10 विच इज ऑल्सो 1/2, तो बोथ आर इक्वल और लास्ट वाला इज नॉट इक्वल, नहीं वो भी इक्वल है, 7/14 वो भी 1/2 है। व्हेन ऑल द 3 आर इक्वल इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये तो 2 वेरिएबल के इक्वेशन में होता है, जब 2 वेरिएबल का इक्वेशन हो डायरेक्ट रेशियोज से निकाल लेते हैं। इसके अलावा तो कोई क्वेश्चंस इसमें है नहीं है अभी, और मोस्टली एग्जाम में भी ऐसे बहुत नहीं आते हैं, बट बस आपको कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। अगर आ गया तो कंसिस्टेंसी चेक करने का अगर आ गया जैसे इस तरह से, तो आपने बस यही चेक करना है कि डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, उसका कैसे निकलेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द क्वेश्चंस MCQ और 5 मार्कर ऑफ दीज 2 चैप्टर्स। इसके बाद we will look at the next chapter which is differentiation, और फर्दर elaborate अगर आपको चाहिए कि किस तरह से बेसिक्स समझने हैं तो यू कैन लुक एट आवर यूट्यूब चैनल, उस पर भी आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियोस। और अगर कोई क्वेरी है, कोई रिक्वायरमेंट है आगे फर्दर आपको, तो यू कैन कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट। तो अब नेक्स्ट वी विल ट्राई टू रिवाइज द चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। Thank you very much. KP classes, dedicated to excellence.